हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, और इससे पहले की सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पॉलिटी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स में स्पेशली। फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल राइट्स क्यों है? क्योंकि गारंटी किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल। देन इंस्पायर्ड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस बिल ऑफ राइट। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है तो हमने किससे लिया है? यूएस से। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशंस बिल ऑफ राइट से इंस्पायर्ड है। देन मोर इलाबरेट देन एनी अदर कंट्रीज फंडामेंटल राइट। तो अगर हम देखें, जैसे कि यूएसए फर्स्ट था जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स को अपने यूएस बिल ऑफ राइट्स में दिया, लेकिन हमारा जो है फंडामेंटल राइट ये काफ़ी ज़्यादा एलोबरेट है, इवन यूएसए से भी ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, अब फीचर्स देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के। तो सबसे फर्स्ट अमेंडेबल, कि फंडामेंटल राइट को जो है चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देन क्वालिफाइड मीन्स क्या है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को दिया गया है लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स है तो ये हमें प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट दिलाता है? स्टेट के अगेंस्ट, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो प्राइमरीली प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। तो ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, लेकिन मेनली ये हमें फंडामेंटल राइट्स हमें किससे बचाता है? स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाता है। ठीक है, जो कुछ राइट्स है जैसे आर्टिकल 17 एंड 23 ये हमें प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिलता है, जैसे राइट टू अनटचेबिलिटी, कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपके साथ अनटचेबिलिटी जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स है। ठीक है, नेगेटिव राइट क्या होता है कि जो प्रोहिबिट करता है स्टेट का इंटरफेरेंस को, कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। ठीक है, ये इस टाइप के राइट को कहा जाता है नेगेटिव राइट। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब इसमें स्टेट कुछ, जहां स्टेट कुछ नहीं कर सकता है वैसे राइट को कहा जाता है नेगेटिव राइट। ठीक है, दोनों तरीके का राइट को दिया गया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव राइट हो गया प्रोहिबिट स्टेट्स इंटरफेरेंस, ये हो गया नेगेटिव राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड पॉजिटिव राइट किसको कहा जाता है? जिसमें स्टेट का एक्शन जरूरी है। ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के लिए स्टेट का एक्शन जरूरी है, और जहां पे स्टेट के एक्शन को रोका जा रहा है तो वो नेगेटिव राइट हुआ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को याद रखना है। देन डेमोक्रेटिक इन नेचर, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है क्या है? डेमोक्रेटिक है नेचर में, और ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और ये लिमिट करता है एग्जीक्यूटिव टायरेनी एंड आर्बिट्रेरी लॉज, कि ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई भी इस तरीके का लॉ बना दिया जो सिटीज़न के हित में नहीं है, या उन लोगों का, सिटीज़न का बुरा हो रहा है, और जो भी लॉ बनाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव टायरेनी वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, और जो आर्बिट्रेरी लॉ, ऐसा आर्बिट्रेरी लॉ वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, देन जस्टिसिएबल, तो फंडामेंटल राइट के का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। मतलब क्या है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, तो आपको रिमेडी दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट के द्वारा भी आर्टिकल 226 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 में। ठीक है, देन क्लेम्स अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट ये क्लेम है, सिटीजन जो है असर्ट कर सकते हैं क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट। इस स्टेटमेंट को पूछा जा चुका है। ठीक है, नॉट द अदर वे अराउंड, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टेट सिटीजन के अगेंस्ट क्लेम कर रही है कुछ भी, कि हाँ सिटीजन ये चीज़ नहीं कर रहा है तो वो ये स्टेट का कोई राइट वॉयलेट हो रहा है, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे सिटीजन क्लेम करेंगे स्टेट के अगेंस्ट कि स्टेट के ऐसा करने से मेरा ये राइट वॉयलेट हुआ है, ठीक है। देन सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है। आर्टिकल 20 एंड 21 ये इनफोर्सेबल रहेगा, ये सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आर्टिकल 19 राइट सस्पेंड हो सकता है, तो ये 19 का राइट कब सस्पेंड होगा? सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी, कि एक्सटर्नल इमरजेंसी अगर आया तभी जो ये आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड होगा, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से कुछ हुआ तो मीन्स आर्टिकल 358 के तहत एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत कुछ हुआ तभी ये आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, लेकिन इंटरनल इमरजेंसी अगर हुआ तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। जैसे आर्म्ड रिबेलियन या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से कुछ हो गया तो यहाँ पे आपका जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 19 सस्पेंड तब होगा जब एक्सटर्नल इमरजेंसी या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो तब, ठीक है। देन अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या है, कितने राइट्स हैं समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि राइट टू इक्वालिटी सिर्फ 14 ही है, 15, 16, 17 नहीं है, ठीक है। लेकिन 14 to 18 तक राइट टू इक्वालिटी ही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, ठीक है। देन राइट टू फ्रीडम, अब ये जो फ्रीडम है सिर्फ आपको लगेगा सिर्फ 19 ही है, लेकिन नहीं, 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम ही है। तो इसमें 6 फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 के अंदर। एंड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 19 to 22 ये क्या है? राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो आर्टिकल 23 एंड 24 को कहा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर, जिसको कि हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में है। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है, याद रखना है कौन कौन सा राइट है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 में, ठीक है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ये आर्टिकल 32 में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा आर्टिकल 32 को कि ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अगर आपका राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप कोर्ट के पास जाके अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपको रिमेडी मिलेगा, ठीक है। देन राइट टू प्रॉपर्टी, इसका स्टेटस जो है बदल चुका है। ये ओरिजिनली फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आर्टिकल 31 के अंदर हुआ करता था, ठीक है। फिर इसको रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में, जो कि हमने देखा था कि हाँ ठीक है लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत इशू हो रहा था, क्योंकि ये अगर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है तो मीन्स आपके प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं दिया जा सकता, या स्टेट जो लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी, ठीक है, उसको करना मुश्किल था, तो इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि इसके वजह से हमने देखा कि काफ़ी सारा विवाद होता है तो और काफ़ी जो है कोर्ट केसेस वगैरह। तो देन इसको लेटर ऑन क्या किया जाता है 44th अमेंडमेंट एक्ट से। आप कंफ्यूज होके 42nd ना सोच ले कि ठीक है 42nd में बहुत कुछ हुआ था, नहीं, ये 44th से हुआ है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये अब लीगल राइट है आर्टिकल 300A में, ठीक है, पार्ट 12 में है। कहाँ है इस बात को आप याद कर लें, आर्टिकल 300A पार्ट 12। और अभी हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से। अब देखते हैं कि सिटीजन्स के लिए कौन कौन सा राइट अवेलेबल है और फॉरेनर्स के लिए क्या है। तो सिटीजन्स के लिए है 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। देन सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट एनिमी एलियन, एनिमी एलियंस को ये सब राइट नहीं मिलेगा। तो सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए फिर जो 14 मिल जाएगा, 20 to 28 और राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना है आपको 14, 20 to 28। देन जो ये सारा अगर आपको ये भी याद रहे तो आप इजीली जो है देख लेंगे अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा आपको मिलता है कि ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ठीक है।
देन फंडामेंटल राइट्स अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आर्टिकल 12 में क्या है समझते हैं। आर्टिकल 12 में है स्टेट का डेफिनेशन। तो अगर आप अपने राइट को इन्फोर्स करेंगे या कोई आपका इन्फ्रिंज होगा तो स्टेट के खिलाफ आप करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि स्टेट क्या है, तभी तो आप जाएंगे स्टेट के खिलाफ कुछ करने के लिए। ठीक है, तो स्टेट्स में इंक्लूड होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन है स्टेट में? गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, देन गवर्नमेंट है और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, देन गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। देन लोकल अथॉरिटीज़ भी आ जाएगा, जितना म्यूनसिपैलिटीज़ है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स है, ये सब भी आ जाएगा। देन अदर अथॉरिटीज़ भी है इसके अलावा, जैसे कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया है, LIC, ONGC। ठीक है, जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है कि लॉ से बाय लॉ फॉर्म हुआ है, तो वो सारी अथॉरिटीज़ भी आ जाएंगे। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है? अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 12। तो कहा जा रहा है यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 12 तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कोई भी प्राइवेट बॉडी अगर ये काम कर रही है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, वो भी 12 में आ जाएगा। जैसे प्राइवेट कंपनी परफॉर्मिंग अ पब्लिक फंक्शन, अगर कोई प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट है लेकिन काम वो पब्लिक कर रही है, ठीक है, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वो भी स्टेट है। ठीक है, तो ये स्टेट का डेफिनेशन हो गया। आपको याद रखना है कि कभी अगर ऐसे आ गया कि कौन कौन सा चीज़ जो है स्टेट के अंदर आता है, तो आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा। तो इस टाइप की LIC, ONGC, इस टाइप की बॉडी भी क्या है? स्टेट है। देन अब देखते हैं लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ है? आर्टिकल 13 में है। तो आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड। कहा जा रहा है कि ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है या फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तो वो वॉइड माना जाएगा। और जुडिशियल रिव्यू अलाउ करता है कोर्ट को कि ऐसे जो है कोई भी अगर लॉ है या कुछ ऐसा चेंजेस है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है? आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर है तो उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बदलाव किया जा सकता है लेकिन जो एसेंस है फंडामेंटल राइट्स के उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लॉ बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसको वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन आर्टिकल 13 में है। अब अगर लॉ की बात हो रही है कि लॉ को अगर इनकंसिस्टेंट है इसको वॉइड माना जाएगा, तो कौन सा लॉ, किसको लॉ माना जाएगा? आखिर क्या लॉ क्या है जिसको कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा? तो परमानेंट लॉज, जैसे कि सेंटर और स्टेट कोई लॉ बनाती है, या टेम्परेरी ऑर्डिनेंसेस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई ऑर्डिनेंस बनाया गया, या स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की कोई लॉ बनाया गया जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कोई भी लॉ बनाया गया, ठीक है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट अगर कोई है। देन कस्टम ऑफ यूजेस, जिनमें भी क्या है? हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, जिसमें कि लॉ का फोर्स है, लॉ है, तो कस्टम एंड यूजेस भी आ जाएगा। आप हो सकता है कस्टम एंड यूजेस को देखें और कट कर दें कि नहीं कस्टम एंड यूजेस तो नहीं हो सकता है, पर ये याद रखना है कि ये भी लॉ के अंदर आएगा। ठीक है, देन यहाँ आर्टिकल 13(4) में एक्सेप्शन देख लेते हैं। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 आर नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, तो ये जो है हुआ कब था? ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में पढ़ा है ऑलरेडी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया, क्योंकि अब यहाँ पे लॉ कहा गया तो लॉ का जुडिशियल रिव्यू होगा कि ये लॉ कहीं फंडामेंटल राइट को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। तो फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट ने कहा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, ये लॉ ही नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये लॉ नहीं आएगा। लॉ मतलब आर्टिकल 13 के अंदर ये लॉ नहीं है, लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल 368 के अंदर कोई भी चेंज किया जाता है तो ये आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता है। ठीक है,
यहाँ पे अब तक हमने क्या समझा कि आर्टिकल 368 आर नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13 कि आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 368 नहीं आएगा, जो भी बदलाव किया जाएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस में यही कहा गया कि ठीक है, ये बात सही है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऐसे अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर ये वॉयलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या ला दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ला दिया गया कि ठीक है, आपका आर्टिकल 368 नहीं आता है आर्टिकल 13 के अंदर, ये जो लॉ का डेफिनेशन है, इस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा, ठीक है, इस बात को समझना है। तो अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट बन के आता है कि आर्टिकल 368 आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल अंडर आर्टिकल 13, तो ये बात गलत होगा, क्योंकि ये नहीं आता है आर्टिकल 13 के सब्जेक्ट में। लेकिन फिर कहा जाए कि लेकिन इसका रिव्यू होगा अगर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जाए तो रिव्यू होगा, ठीक है। देन अब देखते हैं आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इसको समझते हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये ब्रिटिश ओरिजिन है और ये एक नेगेटिव कैनोटेशन है, ठीक है। अब नेगेटिव कैनोटेशन क्यों है समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फीचर क्या है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इक्वालिटी मतलब बराबरी, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज, कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो पर्सन शुड इंजॉय प्रिविलेजेस ओवर अदर्स, जो आपको मिलेगा वो सभी को मिलेगा, आपके लिए कोई अलग एक्स्ट्रा प्रिविलेज और किसी के लिए अलग एक्स्ट्रा प्रिविलेज ये नहीं होगा, ठीक है। देन इक्वल सब्जेक्शन टू ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, मतलब जो भी हर इंसान, ऑल पर्सन आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट, ठीक है, कि हर किसी के लिए इक्वल लॉ है और उतना ही प्रोटेक्शन आपको मिलेगा जितना और किसी को मिलेगा, उतना ही पनिशमेंट आपको मिलेगा जितना और किसी को मिलेगा, ठीक है। और लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी नहीं है, ठीक है, नॉट इवन गवर्नमेंट, लॉ सबसे पहले है। देन इक्वल प्रोटेक्शन, तो ये एक नेगेटिव कैनोटेशन है। क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे हर किसी को बराबर माना जा रहा है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी हो, ठीक है, कोई स्टेटस को देखा नहीं जा रहा है, सब लोग बराबर हैं, ऊंचा नीचा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या कहा जा रहा है कि सबको आपने एक जैसा जो है माना, तो ये नेगेटिव कैनोटेशन है। देन अब समझते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन ओरिजिन है और इसका पॉजिटिव कैनोटेशन है। अब इसको हम समझेंगे पॉजिटिव कैनोटेशन क्यों है। तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब कह रहे हैं कि पीपल इन सिमिलर सिचुएशन शुड रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ, कि लॉ के अंदर यहाँ पे क्या था कि कोई भी, हर कोई जो भी हो, अच्छा बुरा, किसी का हेल्थ अच्छा है, किसी का हेल्थ बुरा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन बराबर है सब लोग। यहाँ पे कहा गया कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो सपोज अगर आप समझ लीजिए कि एक पर्सन है यहाँ पे, ये पूरा हेल्दी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई एक पर्सन है जो ये क्या है कि डिसेबल है, ठीक है, हाथ या पैर किसी भी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन दोनों पर्सन को अगर आप रेस में लगा दे दौड़ने के लिए, क्योंकि अगर दूसरे का पैर खराब है और पहला बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, तो ये तो दौड़ लेगा, ठीक है। तो आप रेस जो है एक हेल्दी बंदे में, बिल्कुल जिसका पैर ठीक है, और किसी एक का पैर खराब है, आप इसके बीच रेस करवा सकते हैं? या आप जो पैरा ओलंपिक होता है किसके बीच होता है कि आखिर किसी ना किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा तो नहीं कि एक हेल्दी और एक को कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर मतलब वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको कोई ना कोई तरीके का फिजिकल डिसेबिलिटी है, वही पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, अमेरिकन ओरिजिन है और इसका पॉजिटिव कैनोटेशन है ये, मतलब कि जो सिमिलर सिचुएशन है उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए लॉ के अंदर, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन में अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई फिजिकली डिसेबल है तो उन दोनों के लिए सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक हेल्दी है जिसको कोई सपोर्ट चाहिए ही नहीं स्टेट के द्वारा, और एक को सपोर्ट चाहिए, तो किसको सपोर्ट देना चाहिए? उसको जिसको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज, कि सेम लॉज शुड बी अप्लाई टू द पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। तो सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन के लिए सिमिलर लॉ होगा,
ठीक है, मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इंश्योर फेयरनेस इन बोथ प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे फेयरनेस होना, अब इन दोनों के बीच फेयरनेस होना चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी तरीके का गड़बड़ नहीं कर सकते हैं कि किसी एक को प्रेफरेंस दे दिए और एक को नहीं। ठीक है, लेकिन ये यही कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो एक जैसा है उनको एक ही जैसा ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह दिया जा रहा है, एससी कैटेगरीज है, एसटी कैटेगरीज है, तो जब आप उनको जनरल से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब उस कैटेगरी में आप उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं तब भेदभाव नहीं हो सकता है कि 2 एससी कैंडिडेट है तो किसी को अननेसेसरीली उसको जो है फ़ायदा दिया जा रहा है और दूसरे को नहीं, तो यही कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट समझते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, और भी कुछ चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स एंड अनइक्वल्स, तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई व्हेन इक्वल्स एंड अनइक्वल्स ट्रीटेड डिफरेंटली। मतलब कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14 वॉयलेट नहीं होगा अगर इक्वल्स को ट्रीट किया जा रहा है इक्वली, ठीक है, तो आर्टिकल 14 वॉयलेट नहीं होगा, और अगर अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है फिर भी आर्टिकल 14 वॉयलेट नहीं होगा। ठीक है, वॉयलेट कब होगा? जब जो इक्वल है दोनों बराबर है और दोनों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और जो अनइक्वल है, जो मतलब कि एडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं है, सपोज कोई पुअर है उसको सपोर्ट चाहिए तो उसको अगर किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल एड नहीं दिया जा रहा है या कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है तब उसके साथ गलत होगा। ठीक है, तो ये बात क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन जो है किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो जो इक्वल है उसको इक्वली ट्रीट कीजिए, जो अनइक्वल है उसको आप फेवर कर सकते हैं, उसको आप कुछ चीज़ उस इक्वल से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, यही कहा जा रहा है। तो समझते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन, क्लास लेजिस्लेशन। तो अब समझते हैं क्लास लेजिस्लेशन क्या है। आर्टिकल 14 फोरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट अलाउ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? मतलब आर्टिकल 14 कहता है कि क्लास लेजिस्लेशन नहीं हो सकता है लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है। आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। कंडीशन क्या है कि मतलब अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो कंडीशन क्या है? ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, इवेजिव नहीं होना चाहिए, अपने मन से नहीं कि हाँ ठीक है किसी को भी ऐसे कर रहे हैं, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लॉ मस्ट नॉट कन्फर अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर टू अथॉरिटीज, कि ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल अनगाइडेड पावर अथॉरिटीज को दे दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, देन क्लास लेजिस्लेशन फॉरबिडन, जो ये कहा जा रहा है कि क्लास लेजिस्लेशन नहीं हो सकता है लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 14 जो है प्रोहिबिट करता है लॉज दैट अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ पीपल विदाउट एनी लॉजिकल और फेयर रीजन। मतलब क्लास लेजिस्लेशन मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बिना किसी लॉजिकल और फेयर रीजन नहीं है कुछ भी, लेकिन क्या हो रहा है? अनफेयरली डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, कि इनके बीच भेदभाव किया जा रहा है लेकिन ये अनफेयर है, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच और क्लासेस ऑफ पीपल के बीच जो है जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। तो ये क्लास लेजिस्लेशन मना है कि आप ऐसा कुछ ना करें। ठीक है, जब भी आप किसी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिकल जो है और फेयर रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ किया गया है। आर्टिकल 14 डज अलाउ गवर्नमेंट टू क्लासिफाई पीपल इनटू ग्रुप्स फॉर अ लेजिटिमेट पर्पस, कि आप ऐसे बिना मतलब कि अनफेयरली क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये ग्रुप है, ये है, वो है, अनफेयरली नहीं कर सकते लेकिन फेयरली कर सकते हैं। ठीक है, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। ठीक है, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया मतलब कि अगर क्लासिफिकेशन किया गया है तो सोच समझ के क्लियर अंडरस्टैंडेबल डिस्टिंक्शन के साथ किया गया है। ठीक है, द डिफरेंसिया हैज रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। तो ये जो भी चीज़ किया गया है ना, तो ये इसके पीछे कुछ रैशनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे गिविंग बेनिफिट टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज वैलिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट गिविंग बेनिफिट्स ओनली टू स्पेसिफिक कास्ट विदाउट रैशनल को डिस्ट्रक्ट। मतलब क्या है कि अब जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, पहले अगर आप देखेंगे EWS वाली कैटेगरी को तो 10% को मना कर दिया गया था। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी।
तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि EWS को अगर मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फायदा दिया जा रहा है, बेनिफिट दिया जा रहा है, तो ये वैलिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को छोड़ करके अगर ये ऐसा किया जाता कि ठीक है इस कास्ट को ये बेनिफिट दिया जाएगा, सिर्फ कास्ट को, ठीक है, कोई रैशनल नहीं है कि आखिर इस कास्ट को दिया भी जाएगा तो उसके पीछे भी कोई रीजन होना चाहिए। कास्ट के आधार पे भी दिया जाता है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रैशनल नहीं है ना, तो फिर ये वैलिड नहीं है। उसके पीछे एक थॉट होना चाहिए कि हो सकता है कि ये कास्ट को बहुत सफ़र किया हो, या ये कास्ट बहुत पीछे है, ये आगे नहीं हो पा रहा है और सारे लोगों के साथ जो है चल नहीं पा रहा है, देन दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है। तो अगर किसी सिर्फ एक कास्ट को दिया जा रहा है तो कहा जाएगा कि ये क्लास लेजिस्लेशन है, उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। तो ये है कि सोच समझ के अगर दिया जा रहा है बेनिफिट के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई पीछे है, तो अदरवाइज सिर्फ किसी कास्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और किसी कास्ट को पीछे किया जा रहा है, ऐसा अलाउ नहीं है, ठीक है। देन आर्टिकल 14 इम्बॉडीज द प्रिंसिपल दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो सेम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन वैलिड रीजन के साथ। आई होप मैं समझा पाई हूँ, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो वैलिड क्लासिफिकेशन क्या है फिर से देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड ऑन किया है, आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। रीज़न ये है क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज में लिखा रहता है ना तो समझ नहीं आता है, तो इसको समझने के लिए तो एग्जाम्पल वैलिड क्लासिफिकेशन क्या है कि लॉ जो है प्रोवाइड कर रहा है स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, की कोई गरीब फैमिली का कोई बच्चा है उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे दिया जा रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, तो ठीक है, ये एक इंटेलिजिबल डिफरेंसिया है। तो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को मदद किया जा रहा है, तो दिस इज अलाउड अंडर आर्टिकल 14, क्योंकि ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि ठीक है वो पुअर है इस वजह से। देन इनवैलिड क्लास लेजिस्लेशन क्या हुआ कि अ लॉ अलाउज ओनली रेसिडेंट ऑफ ए स्पेसिफिक कास्ट इन ए विलेज, कि अब एक लॉ बना दिया गया कि इस गांव में, इस विलेज में जो इस कास्ट का बंदा है, इस कास्ट के लोग हैं, वही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कोई रैशनल बेसिस नहीं हुआ। हो सकता है उस कास्ट में कुछ लोग बहुत अमीर हो सकता है उस कास्ट में कुछ लोग गरीब भी हो, लेकिन कुछ लोग बहुत अमीर हो, तो उस बेसिस पे नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये आर्बिट्रेरी है और ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को, तो दिस इज क्लास लेजिस्लेशन। तो ये हुआ क्लास लेजिस्लेशन और ये अलाउ नहीं है। आई होप कि ये आपको क्लास लेजिस्लेशन का मतलब समझ में आ गया होगा और रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। देन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14 में ही, रूल ऑफ लॉ समझते हैं। एवी डाइसी के द्वारा दिया गया है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ भी बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, समझते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इन रूल ऑफ लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है कोर एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ में। रूल ऑफ लॉ में क्या है कि हर कोई लॉ के सामने बराबर है, और ये रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ नो आर्बिट्रेरी पावर, कि किसी भी तरीके का मनमाना पावर, आर्बिट्रेरी पावर, अनकंट्रोल्ड पावर नहीं दिया जा सकता है। हर कोई लॉ के सामने बराबर है। तो 3 प्रिंसिपल है इस रूल ऑफ लॉ का, समझते हैं। एक तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, ठीक है, कि किसी भी तरीके का आर्बिट्रेरी जो है अनकंट्रोल्ड मनमाना पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम, ये इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल है। ये जो है ना ये रूल ऑफ लॉ का 3 फीचर है, ठीक है, कह सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, के आर्बिट्रेरी पावर एब्सेंस हो, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, देन तीसरा है प्राइमेसी टू इंडिविजुअल राइट। तो आपको ये चीज समझना है कि ये जो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर है और इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यही दोनों इंडियन सिस्टम में जो है एप्लीकेबल है, और ये प्राइमेसी टू इंडिविजुअल राइट ये इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो इसका तीन प्रिंसिपल में से 2 प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर हमने समझ लिया कि आर्बिट्रेरी पावर नहीं होना चाहिए, ये इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल है, मतलब नो आर्बिट्रेरी पावर एग्जिस्ट विद इन द इंडियन लीगल सिस्टम, कि इंडियन लीगल सिस्टम में किसी भी तरह का आर्बिट्रेरी पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द स्टेट कहने का मतलब यहाँ गवर्नमेंट है, मस्ट एक्ट बेस्ड ऑन लॉ एंड रीजन। तो स्टेट जो भी काम कर रही है वो लॉ के ऊपर, रीजन के ऊपर, अपने पर्सनल विम्स या बायस या अनफेयर प्रेफरेंसेस के ऊपर नहीं है। किसी भी तरह का आर्बिट्ररी इरेशनल और कैप्रिसियस एक्शन जो है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा अगर किया जाए तो ये वॉयलेट करेगा आर्टिकल 14 को, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट के पावर को क्या किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है। कितनी बार पूछा जा चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए है कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट किया जाए, कि उनको बताया जाए कि आप अपने दायरे में रहकर काम कीजिए। ओके, देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एप्लीकेबल है इंडियन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल अंडर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कोई भी पर्सन इन पावर कैन एक्ट अनचेक्ड और विदाउट अ फेयर प्रोसीजर, ठीक है, कि सब कोई लॉ के सामने बराबर है। नो पर्सन इन पावर कैन एक्ट अनचेक्ड, तो मतलब अगर कोई भी पावर में है तो ऐसा नहीं है कि वो अनचेक्ड पावर है उसके पास, यहाँ पे भी चेक एंड बैलेंसेस है, ठीक है। देन प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट, ये एप्लीकेबल नहीं है इंडियन सिस्टम के लिए। तो इंडिविजुअल राइट्स कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कॉमन लॉ, ठीक है, कॉमन लॉ राइट्स एज पर डाइसीज कॉन्सेप्ट। तो डाइसी का जो कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रिटेन में देखने के लिए मिलता है, तो वो कॉमन लॉ से इंडिविजुअल राइट, प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट देखने के लिए मिलता है कि इंडिविजुअल राइट जो है प्राइमरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल राइट हमें मिल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिल रहा है, इस तरीके का कोई लॉ राइट्स, कॉमन लॉ राइट्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इंडिविजुअल राइट ऐसा नहीं है कि आपके पास इंडिविजुअल राइट नहीं है फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट क्या हुआ, ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये इस तरीके का रूल ऑफ लॉ के अंदर ये नहीं आता है, ठीक है, कि इंडिविजुअल राइट कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कॉमन लॉ राइट्स, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है कि हमारे पास इंडिविजुअल राइट जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है, कॉमन लॉ राइट से नहीं है। इसीलिए हमने रूल ऑफ लॉ का ये दो चीज़ को अपनाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, ठीक है। तो आर्टिकल 14 का क्या क्या एक्सेप्शन है देख लेते हैं। तो आर्टिकल 361 में जो है इम्यूनिटी दिया गया है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में फॉर द एक्शन डन इन ऑफिस, कि अगर वो अपने ऑफिस में कोई भी एक्शन करते हैं, ठीक है, जो भी अपना ऑफिशियल ड्यूटी में वो निभा रहे हैं, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। और उनको ना ही अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही इम्प्रिजन किया जा सकता है उनके टर्म के दौरान, ठीक है। जब तक वो उस पोस्ट पे है उनके टर्म के दौरान उनको जो है अरेस्ट और इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया पहला आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। देन आर्टिकल 361A, तो प्रोटेक्शन टू मीडिया रिपोर्टिंग के लिए प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। जैसे नो सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर ट्रू पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। क्या मतलब है कि किसी भी तरीके का सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा अगर जो है ट्रू रिपोर्ट्स दिया जा रहा है पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स के ऊपर। अगर तो झूठ है, फॉल्स है, कुछ है, देन उसके ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो ट्रू मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उनके पास प्रोटेक्शन है मीडिया रिपोर्टिंग का, ठीक है। ये अप्लाई होता है न्यूज़पेपर पे, रेडियो पे और टेलीविज़न पे, ठीक है, कि इन सारे जगहों पे कुछ भी अगर सही मीडिया जो है रिपोर्ट कर रही है तो उनके ऊपर कोई भी ना तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगा। देन आर्टिकल 105, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, और कोई भी लीगल एक्शन लिया नहीं जाएगा अगर वो कुछ भी कहते हैं या वोट करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, हाउस में या कमिटीज़ में, तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा कि आपने ऐसे वोट क्यों किया या आपने ऐसे क्यों कहा, ठीक है। तो उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल 194, ठीक है, इसमें प्रिविलेजेस है स्टेट लेजिस्लेचर को। जिस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिला हुआ है एमपीज़ को, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर को भी प्रिविलेज मिला हुआ है फॉर स्पीच एंड प्रोसीडिंग्स इन लेजिस्लेचर, ठीक है। देन प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोर्ट एक्शन रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव ड्यूटी, तो अगर वो जो भी लेजिस्लेटिव ड्यूटी कर रहे हैं तो वो कोर्ट एक्शन से प्रोटेक्टेड है, ठीक है, कोर्ट एक्शन से प्रोटेक्टेड है वो जो भी लॉ बना रहे हैं, ठीक है, इसमें, और उनके पास जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। देन आर्टिकल 31C, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवरराइड इक्वालिटी, तो आर्टिकल 31C में क्या है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये इक्वालिटी को ओवरराइड करता है, ठीक है। कैसे समझते हैं, इफ़ लॉ इम्प्लीमेंट्स आर्टिकल 39B और C, आर्टिकल 14 वोंट अप्लाई। तो है क्या कि अगर लॉ से इम्प्लीमेंट किया जाता है आर्टिकल 39B और C को, तो जब आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है कि जैसे ही आर्टिकल 31C आता है आर्टिकल 14 चला जाता है, ठीक है। तो
हम जब आर्टिकल 31C को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आर्टिकल 31C क्या है। तो अभी आपको याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इक्वालिटी से ओवरराइड करेगा। अब यही अगर स्टेटमेंट बन के आ जाता है तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप मे भी कट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जब आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करना होता है तो 14 अप्लाई नहीं होता है, आर्टिकल 39B और C ही प्रिवेल करता है 14 के ऊपर, ठीक है। देन कुछ अदर एक्सेप्शन भी है इक्वालिटी का, समझते हैं। फॉरेन सॉवरेन्स एंड डिप्लोमेट्स इम्यूनिटी, तो इनको जो फॉरेन सॉवरेन्स को और डिप्लोमेट्स को कुछ इम्यूनिटी है, समझते हैं। तो इनको एग्जेम्प्ट किया गया है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से इंडियन कोर्ट में, ठीक है। तो जो फॉरेन सॉवरेन्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं तो उनके पास क्या इम्यूनिटी है, उनको क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से इंडियन कोर्ट में एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बेस्ड है। देन यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज, ठीक है, तो इनको भी इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अंडर UN, तो यूनाइटेड नेशंस और इसकी एजेंसीज जो है ये भी इंजॉय करते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अंडर UN प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये भी इंजॉय करते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी किसके तहत, अंडर UN प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947, और इसमें कवर होता है ऑफिशियल्स एक्ट, तो जो भी ऑफिशियल्स जो है एक्ट करते हैं तो वो भी कवर होते हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ द UN, तो प्रॉपर्टी भी UN का जो प्रॉपर्टी है वो भी इसमें आता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस और उसके एजेंसीज को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि हाँ आर्टिकल 14 वीक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये सब कुछ एक्सेप्शन है। देन अब देखते हैं आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, कि स्टेट के द्वारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो RRCSP आप इसको याद रख सकते हैं कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है इन ग्राउंड पे, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। और ये जो वर्ड है ओनली मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इजंट बेयर्ड, मतलब है कि इस ग्राउंड पे तो आप नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर किसी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और ये जो है 15(1) में ये स्टेट से रिलेटेड है कि स्टेट यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। देन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, कि यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस हर किसी को होना चाहिए, और ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए है। हमने देखा था 15 क्लॉज 1 में कि ये सिर्फ स्टेट के लिए है, देन 15 क्लॉज 2 में ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स सब के लिए है, ठीक है। देन नो सिटीजन सेल फेस एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी भी सिटीजन को किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन फेस नहीं होना चाहिए इस बेसिस पे कि उसका धर्म क्या है, रेस क्या है, उसका कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, या उसका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। रिगार्डिंग शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, इन सारे जगहों में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स और अदर पब्लिक प्लेसेस मेंटेन्ड बाय स्टेट और फॉर पब्लिक यूज़, तो जो भी पब्लिक यूज़ के लिए है ना, यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कहाँ है, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में, ठीक है। देन डिफरेंस अगर देखें तो 15 क्लॉज 1 में ये सिर्फ स्टेट के बारे में कह रहा है, देन आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में यहाँ पे स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के बारे में है, तो इस डिफरेंस को याद रखना है। देन आर्टिकल 15 में कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इनेबलिंग रिजर्वेशन, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, मीन्स आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन दिया गया है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 में जो है ये फाउंडेशन है रिजर्वेशन का, ठीक है, रिजर्वेशन का फाउंडेशन देखने के लिए मिलता है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, किसके लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए
स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर। देन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट जो है चाहे तो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए और SCs STs के लिए। तो आर्टिकल 15(4) में ये कहा गया है कि यहाँ रिजर्वेशन दिया जा सकता है इन लोगों को। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि ये पीछे हैं तो इनको आगे लेकर के आना है। जब भी रिजर्वेशन का बेसिस क्या होता है कि अगर सपोज ये कास्ट पीछे है और अगर और सारा जो आम पब्लिक है वो यहाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन देके इनको बढ़ा देना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जो अभी पीछे है तो उनको बराबर तक लाया जा सके, इसके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है। ठीक है, इस वजह से नहीं कि उनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस वजह से कि वो जो पीछे हैं तो वो एटलीस्ट सबके साथ आ सके, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो भी आगे तक जा सके। ठीक है, तो अब देखते हैं 4 मेजर एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी। तो इसमें 4 मेजर एक्सेप्शन है। ठीक है, एक तो हमने देखा स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में है। देन स्पेस जो है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और SCs और STs के लिए, ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC STs को जो है एजुकेशनल एडमिशन, इन एजुकेशनल एडमिशन, तो इनको रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? एजुकेशनल एडमिशंस में, इंक्लूडिंग प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और जिसको गवर्नमेंट के द्वारा कोई एड नहीं मिलता है। ठीक है, इन सारे इंस्टीट्यूशन में भी इनको एडमिशन के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी वंस, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जो आर्टिकल 30 में प्रोटेक्टेड है, तो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, ठीक है, जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में। देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में। देन देखते हैं रिजर्वेशन फॉर OBCs, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में इसको ऐड किया गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, और रिजर्वेशन यहाँ अलाउ है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे रिजर्वेशन अलाउ है। मतलब क्या है कि चाहे ये एडेड हो गवर्नमेंट के द्वारा या अनएडेड हो, नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, मतलब जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है वहीं पे इनको रिजर्वेशन मिलेगा। कौन से एक्ट के तहत? सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 के तहत 27% रिजर्वेशन जो है OBCs के लिए है, इंक्लूडिंग IITs में और IIMs में भी। ठीक है, और SC अपहेल्ड करता है वैलिडिटी। ठीक है, बट डायरेक्टेड एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर अमंग OBCs, तो OBC को तो रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन कहा गया है क्रीमी लेयर। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है? तो क्रीमी लेयर कहने का मतलब कि जैसे कि दूध में से मक्खन निकालना, मतलब कि जैसे इस वेसल्स में मिल्क है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं क्रीमी लेयर बन चुके हैं। क्रीमी लेयर कहने का क्या मतलब है कि उनके पास सारा बेनिफिट है, सारा फायदा है, सारा प्रॉफिट है। ठीक है, वो आगे बढ़ चुके हैं, वो अब पीछे नहीं हैं। ठीक है, सोशली इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड नहीं है। ठीक है, तो इनको हटा दिया गया है। ठीक है, कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मतलब ये भी जनरल कैटेगरी में ही है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अफेल्ड किया है कि ठीक है OBCs को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन क्रीमी लेयर को हटा के, जो क्रीमी लेयर है मींस नॉन क्रीमी लेयर को ही जो है रिजर्वेशन मिलेगा। देन रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन लाया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया है, और 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है। ठीक है, और ये अप्लाई होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग प्राइवेट। ठीक है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जो हमने देखा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ये अप्लाई नहीं होगा, और EWS नॉट कवर्ड अंडर एनी SC ST और OBC कोटाज। मतलब क्या है कि EWS OBC SC ST कोटाज में नहीं आएंगे, EWS जो है जनरल के अंदर ही कैटेगरी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो SC ST OBC का कोटा है वो तो रहेगा ही, EWS का अलग से 10% रिजर्वेशन है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं क्रीमी लेयर फॉर SCs एंड STs। तो जिस तरीके से OBCs में क्रीमी लेयर है, तो उस तरीके से SCs और STs में भी क्रीमी लेयर लाने की बात करी गई है। तो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क रूलिंग क्या कहता है। तो कोर्ट ने कहा कि स्टेट कैन डिवाइड SCs एंड STs इनटू स्मॉलर ग्रुप। तो कहा गया कि स्टेट क्या कर सकती है, SCs एंड STs को स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड कर सकती है, ताकि जो है रिजर्वेशन और फेयरली पहुंच पाए उन लोगों तक जिनको ज़्यादा जरूरी है। तो अर्लियर रूल क्या था, EV चिनैया वर्सेस स्टेट
स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 में कहा गया था कि जितने भी एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट्स हैं, मस्ट बी ट्रीटेड द सेम, कि यहाँ पे कोई सब ग्रुप नहीं होना चाहिए कि जैसे कि ओबीसी में हुआ है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, कि कौन आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ये कहा गया एवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में कि और जितने भी शेड्यूल कास्ट है उनको सेम ही ट्रीट किया जाना चाहिए। देन 2020 में दविंदर सिंह केस में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि सब क्लासिफिकेशन जो है अलाउ है टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, ताकि बेनिफिट जो है सबको पहुंच सके। अब SC/STs में भी जो कास्ट ऐसे हैं कि जो अब वो बहुत आगे जा चुके हैं या बहुत ठीक है उनका जो है ग्रोथ हो चुका है, वो अब पीछे नहीं है, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बेनिफिट का अमंग द मोस्ट बैकवर्ड विद इन SCs एंड STs, की SCs एंड STs में भी जो सबसे पीछे हैं उनको फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो नाउ स्टेट कैन क्रिएट सब ग्रुप्स, तो अभी स्टेट जो है सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं SCs और STs में, ताकि जो मोस्ट बैकवर्ड है उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, ये कहा गया। देन सब क्लासिफिकेशन का गाइडलाइन क्या है, बेस्ड ऑन बैकवर्डनेस एंड इंपीरिकल डेटा, कि अगर सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि आखिर ये अभी कितने पिछड़े हुए हैं और डेटा के अकॉर्डिंग, इंपीरिकल डेटा, करेक्ट डेटा के अकॉर्डिंग। देन क्रीमी लेयर प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, तो क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है, एक्सक्लूड एडवांस सेक्शन अमंग SCs एंड STs। ठीक है, कि जो SCs एंड STs में एडवांस हो चुके हैं उनको हटाया जा सकता है, ताकि जो रियल में जिनको बेनिफिट जाना चाहिए उनके पास तक जाएगा। देन 100% रिजर्वेशन फॉर एनी सब ग्रुप इज नॉट अलाउड, तो कहा गया कि किसी भी एक सब ग्रुप को 100% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। क्या मतलब है, सिंपल सा कि यू कांट गिव ऑल रिजर्वेशन टू जस्ट वन सब ग्रुप। ठीक है, ये हर किसी तक फेयरली जाना चाहिए। तो पर्पस क्या है इस रूलिंग का, इस रूलिंग का पर्पस है ताकि मोर इक्विटेबल बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके विद इन 15% SC रिजर्वेशन कोटा, तो जो 15% SC रिजर्वेशन कोटा है तो उनके अंदर इक्विटेबल बेनिफिट हो सके, जो मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके पास तक फायदा जा सके, और रिजर्वेशन जो है फर्स्ट जनरेशन बेनिफिशियरीज को ही मिलना चाहिए। ठीक है, जिनको पहले से मिल रहा है, बार बार मिलता जा रहा है, या वो अच्छे पोस्ट में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको छोड़ के, तो ऐसा कहा गया है। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरीके से आपको OBCs के लिए देखने के लिए मिलता है, इस तरीके का SC/STs के लिए कुछ नहीं है, ये सब अभी प्रपोज्ड है और कुछ गाइडलाइंस हैं। ठीक है, कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस तरीके का है अभी नहीं, जिस तरीके से हम OBC का देख पा रहे हैं कि हाँ OBC में क्रीमी लेयर अप्लाइड है। इवन आप फॉर्म भी भरते होंगे जो OBC होंगे, तो जो क्रीमी लेयर में आते होंगे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता होगा। ठीक है, देन लेकिन अभी SCs में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनको यही जस्टिफाई करना होता है कि वो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर उनको ये नहीं जस्टिफाई करना पड़ रहा अभी कि नहीं वो OBCs में भी ये जस्टिफाई नहीं करना पड़ रहा उनको अभी कि वो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, जैसे कि OBCs को करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्रीमी लेयर में नहीं आ रहे हैं। देन अब देखते हैं आर्टिकल 16। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 को समझते हैं। कोर प्रिंसिपल क्या है कि ऑल सिटीजन शैल हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो जितने भी सिटीजन हैं इनके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, और अपॉइंटमेंट टू स्टेट ऑफिसेस में, तो स्टेट ऑफिसेस में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर सिटीजन के पास बराबरी का अधिकार हो कि वो भी पब्लिक ऑफिस ज्वाइन कर सके, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी इन आर्टिकल 16, तो ये हमने देखा कि ठीक है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, डिसेंट के बेस पे और प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेस पे। तो यहाँ पे दो चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ रहा है जो हमने देखा RRCSP। ठीक है, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो है ही पहले से, सिर्फ आपको डिसेंट, ठीक है, और रेसिडेंस, ये दो चीज़ याद करना है कि ये दो चीज़ एक्स्ट्रा है आर्टिकल 16 में। देन रेसिडेंस बेस्ड प्रेफरेंस हो सकता है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेप्शन क्या कुछ हो सकता है आर्टिकल 16 के अंदर, तो हाँ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रेसिडेंस बेस्ड प्रेफरेंस। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर पब्लिक जॉब्स, कि पब्लिक जॉब्स के लिए पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा लॉ बना सकती है कि यहाँ पे सिर्फ इस वाले जॉब में रेसिडेंस ही आएंगे, रेसिडेंस ही फॉर्म फिल करेंगे, उन्हीं को पोस्ट मिलेगा। ठीक है,
और ये अप्लाई कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्पेशल लॉज के थ्रू। तो याद रखना है कि 16 से रिलेटेड जो है रूल रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 से रिलेटेड, रेसिडेंस एज ए कंडीशन। देन रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में है कि स्टेट जो है रिजर्व कर सकती है पोस्ट किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, मस्ट बी अंडर रिप्रेजेंटेड, और वो जो बैकवर्ड क्लास है ये अंडर रिप्रेजेंटेड होना चाहिए स्टेट सर्विसेज में, ठीक है, और एडिक्वेट जो है रिप्रेजेंटेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो ये इसके पास जो 16(4) में रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसमें जो है बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के लिए स्टेट रिजर्व कर सकती है, ठीक है, लेकिन जब रेसिडेंस एज ए कंडीशन करना हो तो इसमें लॉ बनाने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है। देन हम और भी कुछ एक्स्ट्रा जो है एक्सेप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई अगर रिलीजियस या डिनोमिनेशनल अपॉइंटमेंट की बात हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो लॉ जो है कह सकती है, लॉ कैन रिक्वायर इनकम्बेंट्स ऑफ ऑफिसेस इन रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन टू बिलोंग टू द रिस्पेक्टिव रिलीजन और डिनोमिनेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझते हैं, ठीक है। ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, अप्लाइड टू द गवर्निंग बॉडीज ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो गवर्निंग बॉडीज हैं जो उस इंस्टीट्यूशन को गवर्न कर रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसको समझते हैं कि सपोज एक इंस्टीट्यूशन क्या है, ये एक कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो लॉ क्या कह रहा है कि हो सकता है कि लॉ कह सकता है कि सिर्फ वैसे लोग जो कोई पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर सेक्ट के हैं वही इस जो है इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में उनको अपॉइंट किया जा सकता है कुछ ऑफिसेस में, जैसे कि वो प्रीस्ट बन सकते हैं, ट्रस्टी बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ हो सकता है कहाँ पे, रिलीजियस डिनोमिनेशनल अपॉइंटमेंट में। सपोज अगर ये कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, अब यहाँ पे प्रीस्ट का पोजीशन देना है, तो लॉ ऐसा कह सकता है ना कि कोई जो हिंदू होगा कास्ट से तो वही आकर के कर सकता है, वो ये तो नहीं कहेगा ना कि कोई अदर जो है क्रिश्चियन आकर के यहाँ पे प्रीस्ट बन जाए या कोई मुस्लिम आके प्रीस्ट बन जाए। तो ये कहा जा सकता है, ये किस केस में होगा, तो रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस के केस में होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई अ टेम्पल ट्रस्ट कैन रिक्वायर दैट ओनली हिंदूज बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। तो कोई टेम्पल ट्रस्ट कह सकता है ना, अगर कोई टेम्पल ट्रस्ट है तो वो कह सकता है कि हाँ ठीक है कि यहाँ पे जो सिर्फ कोई हिंदूज ही आके अपॉइंट होगा ट्रस्टी, ठीक है। अगर कोई क्रिश्चियन डिनोमिनेशनल स्कूल है तो वो कह सकता है कि हाँ यहाँ पे क्रिश्चियन ही, कोई क्रिश्चियन ही होना चाहिए गवर्निंग बॉडी, तो ऐसा कह सकता है। दिस रूल इंश्योर दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर मैनेज्ड बाय द पीपल हु फॉलो द फेथ। सिंपल सी बात है कि ये रूल क्यों है, क्यों इसलिए है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को वही मैनेज करेगा जो उस फेथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अदर फेथ का इंसान तो कर भी नहीं पाएगा, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है, आपको समझना है, ठीक है। देन रिजर्वेशन फॉर EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो स्टेट जो है रिजर्व कर सकती है 10% ऑफ पोस्ट किसके लिए, EWS सिटीजन के लिए। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। देन अब देखते हैं कि इंदिरा साहनी जजमेंट जो कि 1992 में आया था, क्या कहा गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को। OBC रिजर्वेशन से रिलेटेड है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, मतलब सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। तो यहाँ पे वैलिडिटी दिया गया 27% OBC रिजर्वेशन दिया गया। कहा गया कि ठीक है 27% को OBC का रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। और अपहेल्ड 27% रिजर्वेशन फॉर OBC विद कंडीशन। कहा गया ठीक है यहाँ पे आपको OBCs को 27% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या दिया गया कि एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर। वही कहा गया कि जो दूध में से मक्खन है उनको निकालो, मतलब जो बेनिफिट में है, जिनको फ़ायदा मिल रहा है, जो ऑलरेडी एडवांटेजियस पोजीशन में है, अब उनको OBC का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। वो लोग हटेंगे तभी तो जो नीचे हैं और लोगों को फ़ायदा मिल पाएगा, ठीक है। तो जो एडवांस्ड सेक्शन है OBC में, मीन्स क्रीमी लेयर, उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए रिजर्वेशन बेनिफिट से, ठीक है। वो भी जनरल के कैटेगरी में ही आएंगे, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का। देन इस टाइम पे क्या किया गया था कि नो एडिशनल 10% फॉर पुअरर सेक्शन, जो कि अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 103rd में ये 10% रिजर्वेशन मिल चुका है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। पहले ये रिजेक्ट कर दिया गया था इस प्रपोजल को कि 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, EWS, ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और जब OBCs की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली
ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस। तो इस चीज़ को आपको समझना है, मतलब क्या है कि ये सोशली बैकवर्ड नहीं है, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे इनको जो है क्या है, इनको स्टेटस है इनके पास, लेकिन ये पैसे से नहीं है इनके पास, इकोनॉमिकली ये वीकर हैं। ठीक है, तो ये होता है EWS की इनको कास्ट है। और जब हम OBCs या और कैटेगरीज की बात करते हैं, जब सोशली एंड एजुकेशनली, कि ये सोशली भी पीछे हैं और ये एजुकेशनली भी पीछे हैं, ये हिस्टोरिकली जो है ये बैकवर्ड कास्ट हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है, दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए अलग अलग कैटेगरी में है। ठीक है, तो 10% फॉर पुअरर सेक्शन, 10% किसको दिया जाएगा, पुअरर सेक्शन को दिया जाएगा। और रिजर्वेशन लिमिट क्या कहा गया कि टोटल रिजर्व कोटा फिर भी 50% होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन कब होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तभी, मतलब कहा जा रहा है कि अगर 100% सीट है तो इसमें टोटल कैटेगरीज, जितना भी कैटेगरीज है मिला के सिर्फ 50% हो और 50% जनरल के लिए बचे। ठीक है, ऐसा कहा गया है। और रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में। ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। OBCs के केस में कहा गया कि अगर OBC को रिजर्वेशन मिल रहा है तो जॉब में एंट्री तक ही रिजर्वेशन है, फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन लिमिटेड रहेगा इनिशियल अपॉइंटमेंट तक। जब एक बार अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, फिर वो बराबर हैं, चाहे वो जनरल हो या OBC हो। अब OBC को कोई अदर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। देन कैरी फॉरवर्ड रूल। ठीक है, तो कैरी जो क्या कहा जा रहा है कि वैलिड इन केस ऑफ बैकलॉग वैकेंसीज। तो बैकलॉग वैकेंसीज अगर है पहले पीछे से तो उसको कैरी किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि फिर भी 50% लिमिट किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए, कि 50% जो है रिजर्व्ड है और 50% किसके लिए है, जनरल कैटेगरीज के लिए है। देन इसी केस में कहा गया था कि परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना चाहिए। ठीक है, परमानेंट बॉडी शुड बी सेटअप टू एग्जामिन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन रिजर्वेशन। ठीक है, कि एक बॉडी सेटअप करो ताकि वो एग्जामिन करे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की, रिजर्वेशन में किसको लाना चाहिए और किसको नहीं। ठीक है, देन जो है यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया वगैरह, कैटेगरी वगैरह दिया हुआ है कि कौन OBC में आएगा, कौन EWS में आएगा। लक्ष्मीकांत में डिटेल में है तो आप देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को, बट बेसिकली क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसीलिए वो सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि फिर और ज़्यादा नोट्स बल्कि हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको बुक से देख सकते हैं। देन अब देखते हैं बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस और रिजर्वेशन का टाइमलाइन कैसे क्या स्टार्ट हुआ, तो समझते हैं। तो 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बना। कब? 1953 में। और इसके चेयरमैन थे काका कालेलकर। ठीक है, तो 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना और इसके चेयरमैन थे काका कालेलकर। और फोकस किसके ऊपर था कि इन्वेस्टिगेट किया जाए बैकवर्ड क्लासेस को और रिकमेंड किया जाए, ठीक है, मेजर फॉर देयर एडवांसमेंट। ठीक है, तो हम चूज करें कि हाँ ठीक है कौन लोग बैकवर्ड क्लासेस है, इन्वेस्टिगेट करें, नॉट चूज। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करें, देखें कि कौन बैकवर्ड क्लासेस है, देन उनको जो है एडवांसमेंट के लिए कुछ मेजर को रिकमेंड किया जाए। देन 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास आता है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको फेमस मंडल कमीशन कहा जाता है। इसके चेयरमैन कौन थे? BP मंडल थे। और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। तो इनको क्या मिला कि 52% जो है इंडिया का पॉपुलेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। इसमें SC/STs नहीं है, SC/ST को छोड़ करके बात कर रहे हैं कि 52% अभी भी इंडिया का पॉपुलेशन जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए ये मंडल कमीशन ने ही कहा था कि 27% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब में OBCs को दिया जाना चाहिए और टोटल रिजर्वेशन लिमिट कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? मंडल कमीशन ने कहा था। देन 1990 में VP सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया? रिजर्वेशन को अनाउंस किया और डिक्लेयर किया कि हाँ 27% रिजर्वेशन जो है OBC को मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। द 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर OBC रिजर्वेशन वो क्या लेकर के आए कि प्रीफरेंस टू पुअरर सेक्शंस विद इन 27% ऑफ OBC कोटा। तो 1991 में क्या कहा गया कि ठीक है प्रीफर किसको किया जाएगा? जो सबसे ज़्यादा पुअरर सेक्शन के लोग होंगे OBCs में तो उनको प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, देन 10% रिजर्वेशन फॉर पुअरर सेक्शन अमंग हायर कास्ट, और कहा गया कि हायर कास्ट में भी 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो है इकोनॉमिकली वीकर हैं। ठीक
ठीक है, जो गरीब आते हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जिनके पास पैसे से वो इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये एडिशनल कोटा की बात की गई थी, लेकिन ये इंदिरा साहनी में उस टाइम मना किया गया था, लेकिन हमने देखा 103rd से इसको ला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि किस तरीके से बैकवर्ड क्लासेस का क्या है। तो ये फेमस इंदिरा साहनी जजमेंट आप याद रख सकते हैं। इसमें भी वही कहा गया कि 50% लिमिट से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। देन फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है चेयरमैन काका कालेलकर, ठीक है। देन जो है दूसरा अगर देखें तो बीपी मंडल, जहां से कि पता चला कि 52% इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, एक्सक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज, एससी एसटी को छोड़ के 52% बैकवर्ड है। ठीक है, ये चीज़ है। देन अब देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसीज के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देन 1993 में इस्टेब्लिश किया जाता है एनसीबीसी को, ठीक है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एनसीबीसी को इस्टेब्लिश किया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, क्यों? टू एड्रेस द नीड्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ताकि जो है बैकवर्ड क्लासेस के नीड को एड्रेस किया जा सके। तो जब ये इसको बनाया जाता है पहले, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मीन्स क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, और बाद में फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाता है। ठीक है, 2018 में, बनता तो 1993 में है, लेकिन 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है वाया 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आर्टिकल 338 बी को इंसर्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2018 में, और एनसीबीसी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है, और एनसीबीसी का पावर और बढ़ जाता है और फंक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, एनसीबीसी के पास क्या है अभी पावर? एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर इशू रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस। तो जो बैकवर्ड क्लासेस है उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, या कोई भी इशू को मॉनिटर करने का, तो इसके लिए एम्पावर किया गया है एनसीबीसी को। देन नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में। तो 2017 में बनाया गया जस्टिस रोहिणी कमीशन को आर्टिकल 340 के अंदर टास्क दिया गया कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स अमंग ओबीसीज, कि देखा जाए कि क्या ओबीसीज में रिजर्वेशन सही से जा रहा है, कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स अमंग ओबीसीज। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप किया जा सके, ताकि सब कैटेगराइजेशन किया जा सके ओबीसीज के अंदर, और आइडेंटिफाई किया जा सके और क्लासिफाई किया जा सके कास्ट को सेंट्रल लिस्ट में। ठीक है, और रिव्यू द लिस्ट टू एड्रेस एरर्स, रेपिटेशंस और इनकंसिस्टेंसीज, की कोई अगर एरर है, रेपिटेशन है, इनकंसिस्टेंसी है, तो उसको लिस्ट को रिव्यू करो। ठीक है, देन 2020 में एक्सपेंडेड मैंडेट। तो 2020 में मैंडेट को जो मैंडेट कहा गया था उसको और बढ़ाया गया, कहा गया कि जो एम्बिग्यूटीज है उसको करेक्ट करो, एंड ट्रांसक्रिप्शन इशूज इन द ओबीसी लिस्ट, अगर कोई ट्रांसक्रिप्शन इशूज है ओबीसी लिस्ट में तो उसको करेक्ट करो। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है? ओबीसी से रिलेटेड है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 340 के तहत इनको बनाया, इस कमीशन को बनाया गया। ठीक है, क्यों? ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट अमंग ओबीसीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में पूरे फंडामेंटल राइट को खत्म करने की मैं कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।